जी तो स्टूडेंट्स, हमारी इस स्लाइड में हम बात करेंगे न्यूक्लियोटाइड के आखिरी कंपोनेंट की, जो है फॉस्फेट ग्रुप। जी तो फॉस्फेट ग्रुप जो है, ये इसको मैंने फास्फोरिक एसिड भी नाम दिया। फॉस्फेट ग्रुप एक्चुअली अगर हम बात करें तो ये फार्मूला है CH3PO4, ये फास्फोरिक एसिड का फार्मूला है। तो स्टूडेंट, फास्फोरिक एसिड को अगर हम वैसे खोल कर लिखें तो हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं कि जी ये हमारे पास फास्फोरिक एसिड जो है वो उसकी पूरे के पूरे एटम्स को हमने इस तरीके से उसके स्ट्रक्चर की फॉर्म में लिख दिया। तो आप देखें H3 एंड P एंड 1 2 3 4 ऑक्सीजन, तो H3PO4 और इस फार्मूले में भी देख लें पूरे के पूरे एटम्स मौजूद हैं। ये इसको हम बोलते हैं फास्फोरिक एसिड। तो फास्फोरिक एसिड चूँकि एक एसिड है, उसकी एसिडिक नेचर है, तो एसिड की ये खूबी होती है कि वो अपने हाइड्रोजन आयन जो है ना वो सोल्यूशन में डोनेट कर देते हैं। तो अगर ये भी अपने हाइड्रोजन आयन्स डोनेट करे तो हम इसको इन शॉर्ट इस तरीके से भी जो है वो लिख सकते हैं। जी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं P डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन माइनस, यहाँ भी ऑक्सीजन माइनस और यहाँ भी ऑक्सीजन माइनस। तो अब स्टूडेंट, ये फास्फोरिक एसिड है, फास्फोरिक एसिड, और ये फॉस्फेट ग्रुप है। जी ये फॉस्फेट ग्रुप है। अब होता क्या है स्टूडेंट्स कि ये फॉस्फेट ग्रुप जो है ना, या फॉस्फेट ग्रुप की अगर हम बात करें तो ये H तो हमने अभी फ़िलहाल के लिए उतारे हैं, ठीक है, आयोनाइज फॉर्म में हमने इसको लिखा हुआ है। एक्चुअली फास्फोरस के पास एक बड़ी स्ट्रॉन्ग एबिलिटी होती है कि ये कार्बन के OH ग्रुप के साथ जो है वो एस्टर लिंकेज बनाने की सलाहियत रखता है। तो अभी पिछली स्लाइड में मैंने पेंटोज शुगर का, डीऑक्सी राइबोज शुगर का जो स्ट्रक्चर बनाया, तो मैं यहाँ अगेन फिर बना देता हूँ कि वो एक 5 कार्बन वाली शुगर है। तो ये देखें, ये कार्बन नंबर 1 पे मैंने OH ग्रुप बनाया, ठीक है, इस तरीके से यहाँ H बनाया क्योंकि डीऑक्सी है, यहाँ OH बनाया, यहाँ जो है वो H ग्रुप, और फिर यहाँ मैंने 5वीं कार्बन का OH ग्रुप और यहाँ उसका CH2, यानी कि ये इस तरीके से इसको कंप्लीट किया, और यहाँ H। एक चीज़ और मैंने बताया था, मैंने बोला था अल्फ़ा डी जो है राइबोज, अल्फ़ा डी डीऑक्सी राइबोज, अल्फ़ा डी डीऑक्सी राइबोज। जी ये पूरा इसका नाम है। अब इसमें अल्फ़ा डी, ये आपको एक दफ़ा बता दूं कि अल्फ़ा डी का यहाँ क्या मतलब है। जी अगर आपको मेरा पिछला टॉपिक याद हो इसी चैप्टर का, कार्बोहाइड्रेट्स का, तो उसमें मैंने बड़े वाज़ेह तौर पर डेक्स्ट्रो और लिवो का डिफरेंस बताया था, और इसी तरीके से मैंने अल्फ़ा और बीटा का डिफरेंस बताया था। अगेन मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। अगर हम इसी शुगर का ओपन चेन स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, मैं यहाँ बना देता हूँ, तो हमारे पास 1 कार्बन, 2nd कार्बन, 3rd कार्बन, 4th एंड 5th कार्बन। 5th कार्बन जो है इसके साथ हमने ये देखें OH ग्रुप और CH2, सिमिलरली OH ग्रुप और यहाँ हाइड्रोजन, OH ग्रुप हाइड्रोजन, और यहाँ जो है वो 2 हाइड्रोजन ही होंगे CH2। आप इनको अलग अलग लिख लें, एक इधर लिख लें हाइड्रोजन, एक इधर लिख लें, इस तरीके से इकट्ठा भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ C डबल बॉन्ड O और ये हाइड्रोजन, दिस इज़ एल्डिहाइडिक ग्रुप। ये एक एल्डो शुगर है, एल्डिहाइडिक ग्रुप की वजह से इसको एल्डो शुगर भी बोलते हैं। तो ये मैंने कार्बोहाइड्रेट वाले टॉपिक में सारा कवर किया हुआ है। तो मैंने बताया था कि जो कायरल कार्बन्स है ना, इसमें 1 2 3 है, ठीक है, 1 2 एंड 3 कायरल कार्बन्स हैं, जबकि ये ऊपर वाली भी कायरल नहीं है, नीचे वाली भी कायरल नहीं है, ठीक है। कायरल कहते हैं ऐसी कार्बन को जो 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच हो। तो 4 डिफरेंट के साथ, तो यहाँ सिर्फ 2 कायरल हैं, 1 और 2, क्योंकि ये भी सेम हाइड्रोजन के साथ अटैच है, ठीक है। ये कार्बन एक इस कार्बन से, एक इस कार्बन से है, और लेकिन एक ही एटम से ये 2 बार अटैच है कार्बन, और वो है हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो इस तरीके से ये, लेकिन ये आपको ना कायरल का कॉन्सेप्ट जो है ये BSc लेवल का कॉन्सेप्ट है। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि आपको ये अल्फ़ा और डी जो है ना ये भी अच्छे से समझ आ जाए। अच्छा, जो लास्ट कायरल होता है ना, ये वाला लास्ट कायरल कार्बन, अगर इसमें राइट साइड के ऊपर OH ग्रुप हो जैसे कि यहाँ है, तो ये फिर हमारे पास डी शुगर होती है, ठीक है, डी शुगर, डेक्स्ट्रो शुगर, डेक्स्ट्रो मीन राइट, ठीक है। और अगर हमारे पास
जो है वो ये लेफ्ट साइड पे OH ग्रुप हो, यानी इधर तो अभी राइट साइड पे ना, अगर ये लेफ्ट साइड पे OH ग्रुप हो तो फिर हम इसको लिवो शुगर यानी L शुगर जो है वो बोलते हैं। अब अगली बात हमने करनी है कि ये D का क्या मतलब है, सॉरी अल्फा का क्या मतलब है। स्टूडेंट ये जो अल्फा का वर्ड है ना, ये अप्लाई किया जाता है रिंग स्ट्रक्चर के अंदर। जैसे कि ये मैंने डी राइबोज का जो है वो ओपन स्ट्रक्चर बनाया और ये मैंने रिंग स्ट्रक्चर बनाया। अब रिंग के अंदर अब देखें तो ये जो OH ग्रुप है, अगर ये प्लेन ऑफ द रिंग के नीचे की तरफ हो, फर्ज करें मैं यहाँ समझाने के लिए इस रिंग को जो कि ऐसे फ्लैट है, मैं इसको ऐसे रोटेट करके ऐसे सीधा ऐसे करता हूँ, तो अगर ये नीचे की तरफ हो OH ग्रुप जैसे कि यहाँ है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अल्फा शुगर। जी, इसको अल्फा बोलते हैं जहाँ ये लिखा हुआ जैसे, ठीक है। और अगर ये OH ग्रुप ऊपर की तरफ हो, यानी रिंग के प्लेन से ऊपर की तरफ हो, जैसे कि ये मार्कर है, ठीक है, तो हम इसको बीटा जो है वो शुगर बोलते हैं। लेकिन अब इन केस में ओपन में ये देखें लास्ट वाला कार्बन राइट में है, तो डी भी हो गया और ये नीचे की तरफ है तो अल्फा भी हो गया, तो हम पूरा बोलेंगे अल्फा डी डीऑक्सी राइबोज शुगर। तो स्टूडेंट्स अब ये जो फास्फेट ग्रुप है ना, फास्फोरिक एसिड और फास्फेट ग्रुप, ये किस तरीके से शुगर के साथ एस्टर लिंकेज बनाते हैं, मैंने अब थोड़ा आपको इसके ऊपर थोड़ी सी वजाहत देनी है। तो अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें, मैं इसको ज़रा अरेज कर रहा हूँ जी, तो आप देखें ज़रा कि हमारे पास ये जो कार्बन नंबर 1 है, अगर मैं इसको बनाऊं, दिस इज़ कार्बन नंबर 1 जी। कार्बन नंबर 1 पे हमारे पास क्या होता है, नाइट्रोजनियस NB, यहाँ शॉर्ट लिख देता हूँ, नाइट्रोजनियस बेस अटैच होती है। ये नाइट्रोजनियस बेस सिंगल रिंग भी हो सकती है, डबल भी हो सकती है, यानी प्यूरिन्स भी हो सकती है, पैरामिडीन्स भी हो सकती है। तो पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर 1 पे हमेशा नाइट्रोजनियस बेस अटैच होगी फॉर ए टिपिकल न्यूक्लियोटाइड। एक टिपिकल न्यूक्लियोटाइड के लिए ये ऐसा ही है। फिर ये हमारे पास आ जाती है कार्बन नंबर 2 जी, और ये हमारे पास आ जाती है कार्बन नंबर 3। सिमिलरली ये वाली हमारे पास कार्बन नंबर 4। मैं कार्बन का सिर्फ नंबर ड्रॉ कर रहा हूँ, कार्बन एटम का सिंबल नहीं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन अंडरस्टूड है कि यहाँ कार्बन ही होगा। अब ये कार्बन नंबर है 5। अब होता क्या है, ये फास्फोरिक एसिड मैं यहाँ ड्रॉ करने लगा हूँ, P यहाँ आ जाएगा मेरे पास OH, मैं ज़रा एटम्स रीअरेंज करके लिखने लगा हूँ जी। दिस इज़ O, अगेन ये OH और फिर यहाँ भी OH। तो देखें स्टूडेंट्स, ये वही फास्फोरिक एसिड मैंने उठा के यहाँ लिख दिया है। अब होता क्या है स्टूडेंट्स कि यहाँ से एक जो है वो वाटर मॉलिक्यूल रिप्लेस होगा, यानी वो रिमूव होगा, और होगा क्या कि ये जब ये ऐसे होगा, ये वाला हिस्सा यहाँ वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ -H2O। तो यहाँ देखें अगर 2 H निकल जाएं और एक ऑक्सीजन भी निकल जाए तो वाटर मॉलिक्यूल ये वाला बन गया और बाकी हमारे पास ये O बचा है। तो ठीक है, अब ये O का फॉस्फेट और इस कार्बन, ये नंबर 3 पे जो 3 लिखा हुआ है, ये 3 नहीं है बल्कि ये क्या है, ये एक कार्बन है। तो कार्बन, ऑक्सीजन और फॉस्फेट, ये एक बॉन्ड बन गया है, एक एस्टर बॉन्ड बन गया है, ठीक है, ये एक लिंकेज बन गया है, एस्टर लिंकेज इसको बोलते हैं। तो ये एक तरह से ये बन गया। मैं इसको अब थोड़ा अरेज कर रहा हूँ जी। ये अंडरस्टूड है कि ये कार्बन, ऑक्सीजन, मैं थोड़ा इसको सेट करके लिख लूँ जी। देखें ये फास्फेट के दरमियान ऑक्सीजन और ये कार्बन के दरमियान भी ऑक्सीजन। तो ये एक जो है वो इस तरीके से इस्तेमाल हो गया OH ग्रुप कार्बन का, कार्बन नंबर 3 का। अब यहाँ तक ये बात रुकती नहीं है। अब होता क्या है, यही फॉस्फेट जो है ये इधर भी एक केमिकल रिएक्शन करता है। मैं फिर इधर ड्रॉ करता हूँ OH ग्रुप, ये फॉस्फेट, ये उसका ऑक्सीजन, ये उसका दूसरी साइड वाला कार्बन, जैसा कि अभी हमने बात की, ये O वाला, ठीक है, और ये कार्बन, ये वाला कार्बन सेम उधर जा रहा है, ठीक है। यहाँ मैं कार्बन शो करता हूँ, दिस इज़ कार्बन नंबर 3, और यहाँ डबल फिर OH ग्रुप अगेन, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें अगेन हमारे पास यहाँ OH ग्रुप 2 मौजूद है जी। अब अगेन यहाँ से डिस्प्लेसमेंट होगी वाटर मॉलिक्यूल की। ये बात इतनी पेचीदा नहीं है, मैं बहुत आसान कर रहा हूँ। तो यहाँ जब पानी के मॉलिक्यूल की अगेन डिस्प्लेसमेंट होगी, मैं यहाँ -H2O लिख रहा हूँ, तो मैं यहाँ अगेन 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन रिमूव
कर दूंगा। तो आप देखें कि फास्फोरस ऑक्सीजन और इसके दरमियान ये एक फिर बॉन्ड है। मैं इसको थोड़ा ऐसे एल की शेप में लिख रहा हूँ आसानी के लिए। वैसे यहाँ से मैं सीधा भी कर सकता हूँ, लेकिन खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए और फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैं इसको इस एल शेप में कर रहा हूँ, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। तो आप अगेन देख रहे हैं कि फिर एक फॉस्फेट बॉन्ड जो है वो अगेन एस्टैब्लिश हो गया है, बट दिस टाइम दिस बॉन्ड एस्टैब्लिश्ड बिटवीन फास्फोरस एंड कार्बन नंबर 5। सो आप देख रहे हैं कि एक फॉस्फेट बॉन्ड कार्बन नंबर 5 के साथ है और एक फॉस्फेट बॉन्ड कार्बन नंबर 3 के साथ है। अगेन अगर आप देखें कि मैं इसी चीज़ को कार्बन नंबर 3 यहाँ मैंने हाईलाइट कर दिया, कार्बन नंबर 5 यहाँ हाईलाइट कर दिया। अब ये जो कार्बन नंबर 3 है ये किसी दूसरे न्यूक्लियोटाइड के लिए है, ठीक है। मैं फ़र्ज़ करें ये यहाँ लिख देता हूँ न्यूक्लियोटाइड जी, यहाँ कोई और न्यूक्लियोटाइड है और ये कोई और न्यूक्लियोटाइड है जी। तो देख रहे हैं आप लोग स्टूडेंट्स कि मैंने एक न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट्स होते हैं, नंबर 1 एक ये वाला, नंबर 2 ये शुगर और नंबर 3 दिस फॉस्फेट ग्रुप जी। ये 3 कंपोनेंट्स पूरे हो गए हैं 1, 2 एंड 3। अगेन इसी न्यूक्लियोटाइड का चूंकि वाइट बोर्ड पे जगह नहीं है तो मैंने इसको इन शॉर्ट इस तरह किया है कि मैंने न्यूक्लियोटाइड का सिर्फ नाम दे दिया और अंडरस्टूड है कि यहाँ कार्बन 3 है, यहाँ कोई नाइट्रोजनियस बेस होगी और ऊपर कोई फॉस्फेट होगा। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के साथ लिंक्ड होता है। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड स्टूडेंट्स क्या है कि देखें ये एक एस्टर लिंकेज कार्बन ऑक्सीजन फास्फोरस एक एस्टर लिंकेज और दूसरा फास्फोरस ऑक्सीजन और कार्बन ये दूसरा एस्टर लिंकेज, और इसको फॉस्फोडाइएस्टर इसीलिए कहते हैं कि क्योंकि इसमें फास्फोरस है और 2 एस्टर लिंकेजेस हैं। तो स्टूडेंट इस तरीके से फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज के ज़रिए से 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं और ये जुड़ना जो है ये इसी तरीके से चलता रहता है और 3 न्यूक्लियोटाइड जुड़ गए, 4 न्यूक्लियोटाइड जुड़ गए और बेशुमार जब न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं तो फिर हम उसको बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो डीएनए एक्चुअली पॉलीमराइजेशन ऑफ द न्यूक्लियोटाइड जो है वो इस तरीके से वजूद में आता है। एक बेस्ट एग्जांपल है डाइन्यूक्लियोटाइड की, निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, जिसको दूसरे लफ्ज़ों में NAD भी लिखते हैं जी। ये बुक में लिखा हुआ है NAD। NAD स्टैंड्स फॉर निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड जी। जो NAD है ये एक डाई न्यूक्लियोटाइड है, यानी 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलते हैं। स्टूडेंट्स इसी तरीके से एक और न्यूक्लियोटाइड हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम पढ़ते हैं, वो है ATP, ठीक है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ये भी एक न्यूक्लियोटाइड है, लेकिन फ़र्क क्या है, इसमें एक फॉस्फेट नहीं है बल्कि 3 फॉस्फेट यूज़ होते हैं और ये न्यूक्लियोटाइड जो है वो एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल के तौर पर भी काम करता है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये तो मैंने आपको फॉस्फेट ग्रुप की मुकम्मल जो है वो इलस्ट्रेशन दे दी। ये तो हो गया हमारा डीएनए कंप्लीट। अब नेक्स्ट हमने पढ़ना है आरएनए के बारे में। आरएनए जो है उसी तरीके से हम उसके सारे कंपोनेंट्स देखेंगे और उसके बाद फिर मैं आपको डीएनए का जो है वो मॉडल पेश करूंगा कि किस तरीके से ये डीएनए के जो 2 स्ट्रैंड्स हैं वो आपस में कॉइल करते हैं और डीएनए का डबल हेलिक्स बनाते हैं जी स्टूडेंट्स। जी तो स्टूडेंट्स अभी हम बात करने लगे हैं आरएनए की। आरएनए जो है स्टैंड्स फॉर राइबो न्यूक्लिक एसिड जी, राइबो न्यूक्लिक एसिड ये है आरएनए। आरएनए जो है ये भी न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है, न्यूक्लियोटाइड्स जी। न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं मैंने बताया जिस तरीके से डीएनए में स्मॉलर यूनिट्स आपस में रिपीटेडली मिलते हैं और डीएनए का मॉलिक्यूल बनाते हैं, इन द सेम फैशन आरएनए के अंदर भी हमारे पास न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं। अब देखें स्टूडेंट्स, आरएनए के जो न्यूक्लियोटाइड है उसमें थोड़ा डिफरेंस है। मैंने बताया कि डीएनए के न्यूक्लियोटाइड के जो है अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें तो 1, 2 एंड 3 कंपोनेंट्स हैं डीएनए में। सिमिलरली 3 ही कंपोनेंट्स हैं, लाइक शुगर है, उसके बाद फॉस्फेट ग्रुप है, ठीक है, फॉस्फेट है, और नंबर 3 पे हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस हैं, ठीक है। ये तीनों कंपोनेंट्स हमने डीएनए में भी देखे थे, तो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स में भी देखे थे, अभी आरएनए में भी यही है, लेकिन थोड़ा फ़र्क है। जैसे जो डीएनए की जो शुगर थी वो डीऑक्सीराइबोज थी, जबकि यहाँ क्या होगी, यहाँ राइबोज शुगर होगी। ये भी 5 कार्बन यानी पेंटोज शुगर है, इसमें भी एल्डिहाइडिक ग्रुप है और ये भी सेम वही अल्फ़ा डी
जो है राइबोज शुगर है, अल्फ़ा डी राइबोज शुगर है। ये सारे फीचर्स इस शुगर के हैं। सिर्फ फ़र्क क्या है, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं स्ट्रक्चर शुगर का, तो जी इसका स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, बहुत ही थोड़ा डिफरेंस है। इसमें आपको फ़ौरन याद हो जाएगा कार्बन नंबर 1 पे उसी तरीके से H और नीचे OH ग्रुप, कार्बन नंबर 2 पे जो है वो OH ग्रुप। जबकि आपको याद होगा DNA के केस में हमने देखा था कि DNA में OH ग्रुप नहीं होता बल्कि CH2NOH। जी अगर आपको याद हो, हमने जब DNA पढ़ा था तो हमने कहा था कि कार्बन नंबर जो 2 है, दिस इज़ कार्बन नंबर 2, दिस इज़ कार्बन नंबर 1, कार्बन 3, 4 एंड 5। बार बार मैं कार्बन की नंबरिंग के ऊपर क्यों जोर देता हूं कि स्टूडेंट्स ये नंबरिंग आपको पता होनी चाहिए और इसी तरीके से आप ये समझ पाएंगे कि कहाँ से क्या हो रहा है। तो स्टूडेंट्स नंबर 1 कार्बन पे OH ग्रुप नीचे की तरफ, दैट मीन्स अल्फ़ा राइबोज, और ये OH ग्रुप क्योंकि लगा हुआ है। इन केस ऑफ DNA यहाँ OH नहीं बल्कि हमने पढ़ा है कि सिर्फ H लगा होता है, जिसकी वजह से हम इसको बोलते हैं डीऑक्सी राइबोज। लेकिन चूंकि यहाँ OH ग्रुप भी मौजूद है तो हम इसको बोलेंगे राइबोज शुगर। तो RNA और DNA की पेंटोज शुगर में सिर्फ इस O का डिफरेंस ओनली, ये O ही फ़र्क है, बाकी सब सेम है। बाकी सारे ग्रुप्स आप चेक कर लें सेम है, सिर्फ ये O का फ़र्क है। तो ये एक छोटा सा फ़र्क है DNA RNA के न्यूक्लियोटाइड में। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद है फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट जो ग्रुप है ये जो फॉस्फेट ग्रुप है ये वही ग्रुप है जो मैंने आपको बताया। अगर आपको याद हो कि इस तरीके से मैंने फॉस्फोरिक एसिड ड्रॉ किया था, ठीक है, और अगर मैं इसमें से हाइड्रोजन निकाल दूं लाइक दिस, मैं अगेन ड्रॉ कर देता हूं जी, ये देखें ये ऑक्सीजन नेगेटिव ऑक्सीजन नेगेटिव ऑक्सीजन है, तो ये फॉस्फोरिक ग्रुप है या फॉस्फेट ग्रुप है। तो ये भी इसमें मौजूद है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। तीसरी चीज़ नाइट्रोजनस बेसिस की, यहाँ भी एक छोटा सा फ़र्क है, और वो फ़र्क क्या है, हमने पढ़ा नाइट्रोजनस बेसिस प्यूरिन्स होती हैं या एक दूसरी टाइप है पैरामिडीन्स। जी प्यूरिन्स एंड पैरामिडीन्स। स्टूडेंट्स जो प्यूरिन्स हैं इसमें मैंने बताया था एडेनिन और गुआनिन जो है ये प्यूरिन्स हैं, जबकि थायामिन, साइटोसिन एंड यूरासिल जो है ये पैरामिडीन्स हैं। हमने बात की थी कि DNA में एडेनिन, गुआनिन, थायामिन एंड साइटोसिन ये वाली 4 प्यूरिन्स एंड पैरामिडीन्स हैं, 2 प्यूरिन्स हैं 2 पैरामिडीन्स हैं। लेकिन RNA में ऐसा नहीं है, RNA में थोड़ा सा फ़र्क है। प्यूरिन्स तो यही वाली RNA के अंदर भी मौजूद होती हैं, यानी एडेनिन और गुआनिन। इसी तरीके से साइटोसिन पैरामिडीन भी यही वाली साइटोसिन वाली होती है। यानी आप कह सकते हैं कि एडेनिन, गुआनिन एंड साइटोसिन A, G एंड C ये 3 नाइट्रोजनियस बेसिस वही वाली हैं जो DNA में भी हैं। लेकिन एक फ़र्क है कि DNA में थायामिन होती है चौथे नंबर पर, लेकिन RNA में थायामिन नहीं होती, बल्कि RNA में ये यूरासिल U वाली जो है ये नाइट्रोजनियस बेस होती है। ठीक है, T की जगह U होगी, RNA में T नहीं होगी, RNA में U होगी, जबकि DNA में T होगी, DNA में U यानी यूरासिल बेस नहीं होगी। तो ये स्टूडेंट्स न्यूक्लियोटाइड फॉर RNA के कंपोनेंट्स मैंने आपको जो है वो तफसील से बताए। और अब आप अगर बात करें कि किस तरीके से इनकी अरेंजमेंट होती है, तो सेम वही है कि शुगर मॉलिक्यूल है, उसके साथ फॉस्फेट ग्रुप जो है उसकी अटैचमेंट होनी है, ठीक है, और इसी तरीके यहाँ फॉस्फेट ग्रुप की अटैचमेंट होनी है, जो कि मैं आगे आपको DNA का जब डबल हेलिक्स मॉडल पढ़ाऊँगा तो उसमें मैं ये पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँगा और उस तरीके से ये सारे कंपोनेंट्स को, ठीक है। तो ये नेक्स्ट हमारी ये बहस होगी। तो अब तक के लिए स्टूडेंट्स आपने देख लिया कि DNA और RNA में कुछ इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बट दे आर बोथ कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड्स, क्योंकि ये हमारे हेरिडिटी मटेरियल के तौर पर काम करते हैं और इनका जितनी भी एक ऑर्गेनिज़म की जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये उनको कंट्रोल करते हैं। जो DNA है ये हमारे क्रोमोसोम्स की फॉर्म में हमारे न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा ये हमारे जो है वो क्लोरोप्लास्ट में मामूली से मिकदार में और माइटोकॉन्ड्रिया में भी ये मौजूद होता है। सिमिलरली RNA भी जो है बॉडी के स्ट्रक्चर्स में लाइक न्यूक्लियोलस में प्रेजेंट होता है। इसी तरीके से राइबोसोम्स में, ये इंशाल्लाह 4th चैप्टर जो है द सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, उसमें ये हम तफसील से पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऑर्गेनली में कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट होती है। तो स्टूडेंट ये तो था हमारा RNA मॉलिक्यूल।